Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Literary Scholars Academy with डॉक्टर मंजूर अहमद। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और बहुत ही अच्छे से ईमानदारी के साथ अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जॉन मिल्टन का एक बहुत ही प्यारा सोनेट, जिसे कहते हैं सोनेट नंबर 19, जिसका टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका पोयम है फ्रेंड्स। और this is not only beneficial for the students of TGT, PGT, NET, SET, Jharkhand PGT, Bihar State, Rajasthan RPSC, Rajasthan TGT, PGT, but also most beneficial फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BA इन इंग्लिश, MA इन इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, अगर आप BA की भी तैयारी कर रहे हैं, BA कर रहे हैं अगर आप, या किसी आप यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, MA के अगर आप स्टूडेंट्स हैं, या अगर आप टीचर हैं, अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं इंटरमीडिएट कॉलेज में या BA में, तो मोस्टली ये जो पोयम है ये हर जगह, हर एक यूनिवर्सिटी में भी प्रेस्क्राइब है सिलेबस में। आज जो मैं आपको वीडियो दूंगा, ये मेरी गारंटी है कि आपने कहीं भी कितनी भी बार पढ़े होंगे इस पोयम को, लेकिन आज जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे इस पोयम में वो काफ़ी यूनिक होंगे और शायद ऐसा आपने इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं देखा होगा या नहीं सुना होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी बुक की या किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारा कुछ जो भी इंपॉर्टेंट है आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। तो रेडी हो जाए क्लास के लिए, आप लोग कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठ जाएं। ओके, और क्लास शुरू होने से पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमारा पेड बैच जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं, वो चाहे TGT के हों, UP TGT, UP PGT, स्टेट के हों, या बिहार के आपके TGT PGT, झारखंड, राजस्थान, कहीं के भी आप TGT या PGT के, या अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप फ्रेंड्स चाहें तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 8115590317 पर आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कॉल करने की जो टाइम है वो 5 to 6 PM है फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे आज इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम करें कि इसको सबसे पहला काम करें, वीडियो को जैसे आप, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर इसे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पर सेलेक्ट करें फ्रेंड्स, और इसे दूसरों में, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और एक लाइक करें। कॉल अगर आप मुझे करना चाहते हैं तो आपका टाइम जो है कॉल करने का वो 5 to 6 PM है फ्रेंड्स। 5 to 6 PM पे आप मुझे कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। एक बार फिर से व्हाट्सएप नंबर रिपीट कर रहे हैं, 8115590317। बहुत ही न्यूनतम शुल्क है, और अगर आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो भी आप मुझसे कॉल या मैसेज करके आप बात कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो लिटरेरी स्कॉलर्स एकेडमी विद डॉक्टर मंजूर अहमद, मैं और मेरी टीम पूरी तरह से डेडिकेटेड है। आपको फ्री में PDF भी मिलते हैं आपको फ्रेंड्स, और इसी नाम से मेरा एक पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है जिसपे आपको 2 घंटे आपको डेली प्रैक्टिस मिलते हैं। आपको एग्जाम ओरिएंटेड, आपकी लिटरेचर के, लैंग्वेज के, वोकैबुलरी के, सब कुछ आपको मिलते हैं। फ्री में PDF भी मिलता है फ्रेंड्स, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो एडमिशन का प्रोसेस थोड़ा सा जान लें आप। यहाँ पर ये आपको QR नंबर दिया गया है, यहाँ पर QR कोड है ना। एंड जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी से गूगल पे भी चलता है, तो आप यहाँ पे आप पे करके अपनी फ़ी की स्लिप सेंड करके व्हाट्सएप पे अपनी एडमिशन को ले सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है प्रोसेस क्या है और कौन कौन सी चीज़ें मिल रही है। तो डिले नहीं करेंगे फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहला देखते हैं क्या, जॉन मिल्टन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। जॉन मिल्टन कौन है भाई? जॉन मिल्टन बॉर्न ऑन December 9, 1608 इन ब्रीड स्ट्रीट, चीपसाइड, लंदन, इंग्लैंड। तो इनका जन्म जो हुआ था 9 दिसंबर को 1608 को ब्रीड स्ट्रीट, चीपसाइड, लंदन, इंग्लैंड में हुआ था फ्रेंड्स। एंड ये फिर देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, सन ऑफ जॉन मिल्टन सीनियर एंड सारा मिल्टन, इनके पेरेंट्स का नाम है, ठीक है ना। फादर हो गए इनके एंड ये मदर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इनका ऑक्यूपेशन, हिस्टोरियन है, पोएट है एंड जर्नलिस्ट है फ्रेंड। ओके, क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश। अब ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों के जानकार थे। इंग्लिश, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, हेब्रू, इटालियन, स्पेनिश, अरेमिक एंड सिरियक। ये इतनी जो है लैंग्वेज, बहुत ही वेल एजुकेटेड थे फ्रेंड्स अपने टाइम के, है ना। लास्ट जो है ये रेनेसा पीरियड के सबसे, मीन्स इनको कहा जाता है सबसे लास्ट जो है ये वेल एजुकेटेड ये पोएट थे। तो देखते हैं अबाउट द पोएम।
अबाउट द पोएम, ये आपका जो है पोएम देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें ये मिल्टॉनिक सोनेट में लिखा गया है, इसे पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। एंड अगर देखते हैं, बात करते हैं हम, ये ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर है ये जॉन मिल्टन, और इनके बारे में 1796 में एंड बायोग्राफी जिन्होंने लिखा था विलियम हेलीज ने एक बायोग्राफी इनके बारे में लिखा था, और जिसमें उन्होंने कहा था कि द ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लैंड, द ग्रेटेस्ट ऑथर ऑफ इंग्लैंड। ओके, देखते हैं अब पोएम में, देखते हैं सोनेट नंबर 19 में। तो ये क्या है, मिल्टॉनिक सोनेट है या इन्हें पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं इस सोनेट को। सोनेट नंबर इसका जो एक्चुअली इसका सोनेट ये जो है ना, ये सोनेट नंबर 9, इसका जो सीक्वेंस है सोनेट नंबर 19 है। ठीक है, सोनेट नंबर 19 इसको कहा गया है। एंड ये जो पब्लिश हुआ था फ्रेंड, इसका पब्लिकेशन डेट जो है आप नोट कर ले 1673, ये तो ऑथेंटिक है। 1673 में पब्लिकेशन मिल्टन की, ये जो ऑटोग्राफ नोट जो था, नोटबुक था ऑटोग्राफ, जो कि ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट में इसको इन्होंने जो है लिखा था। और लिखने में तो इनका कंट्रोवर्सी है, किसी का मानना, कुछ लोगों का मानना है, कुछ क्रिटिक्स का कि 1652 में, और कुछ लोगों का मानना है कि 1655 में ये जो है ये लिखी गई थी। कहाँ पर, ट्रिनिटी है ना, ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट, ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट में ये ऐसा माना गया है। बट जो है पब्लिकेशन की बात करते हैं फ्रेंड, तो ये पब्लिकेशन जो है 1673 है। और मिल्टन का जो टाइम पीरियड है फ्रेंड्स, वो क्या है, 1608 से 1674, यानी इनकी मौत से लगभग कितने साल पहले, 1 साल पहले जो है ये पोएम इनका ये पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान ले। 1796 में ये जो है डेट, ये किस लिए फेमस है, इस 1796 में एक क्रिटिक थे जिनका नाम था विलियम हेलेज ने एक बायोग्राफी इन्होंने इनके बारे में लिखी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि मिल्टन वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लैंड, ग्रेटेस्ट ऑथर ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, अपने टाइम का बिलिटेड एलिजाबेथन पोएट है ये। एंड एक ये भी कह सकते हैं कि कैरोलाइन एरा के भी ये पोएट हैं। एंड देखते हैं, अब हम सोनेट की बात करते हैं। तो सोनेट फ्रेंड से क्या है, 19, ओके, सोनेट नंबर 19 इसको कहा गया है। और ये जो सीक्वेंस जब ये लिखा गया था ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट में, तो ये 16 नंबर पर लिखा गया था, है ना। वो सीक्वेंस जो था सोनेट का, मतलब उन्होंने 16 नंबर पर था, लेकिन इसको सोनेट क्या कहा गया है, सोनेट नंबर 19, है ना। सीक्वेंस में ये उस ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट में 16 नंबर पर आता है, बट ये पोएम का जो सोनेट का ये है नंबर है, वो क्या है, 19 है। तो यहाँ कभी आप कंफ्यूज ना होइएगा। फिर देखते हैं, मिल्टॉनिक सोनेट है ये, इसको पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब मिल्टॉनिक सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट क्या होता है, देखिए मिल्टॉनिक सोनेट जो है ये मिल्टन के नाम पर है, ठीक है, बेस्ड है, और इसे पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं। पेट्रार्कन सोनेट जो है वो किस पर बेस्ड है, वो पेट्रार्क पर। पेट्रार्क कौन थे, एक इटालियन जो है सोनेटर थे। नेक्स्ट अभी हम आगे देखते हैं, ये जो है डिवोशनल सॉन्ग, ये सोनेट है फ्रेंड्स, इसको एलिगोरिकल सोनेट भी कहते हैं या इसको पैराबल सोनेट भी कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, यहाँ देखते हैं, पेट्रार्क की बात करते हैं। पेट्रार्क वाज कंसीडर्ड द फर्स्ट इटालियन सोनेटर। ठीक है ना, ये पेट्रार्क जो थे ये इटालियन सोनेटर थे, और इन्हीं के नाम पर जो क्या हुआ था, पेट्रार्कन सोनेट बना था, जिसको इन्होंने, जो ये पेट्रार्क थी वो लेडी लारा इनकी बिलीवेड ऑफ पेट्रार्क थी, इनको इन्होंने डेडिकेट किया था, सोनेट लिखा था सबसे पहले। ठीक है, अब देखते हैं पब्लिश। अब ये हम बात करते हैं इसकी सोनेट नंबर 19 यानी कि ऑनिश ब्लाइंडनेस की बात करते हैं। तो ये जो इसका पब्लिकेशन डेट है फ्रेंड 1673 है। ठीक है, बाय जॉन मिल्टन। स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम की बात करते हैं, तो ये एक इसमें ऑक्टेव है एंड एक सेस्टेट है। क्योंकि पेट्रार्कन का जो स्ट्रक्चर होता है पेट्रार्कन सोनेट का, उसमें ऑक्टेट होते हैं और एक सेस्टेट होते हैं। ऑक्टेट क्या होता है फ्रेंड, एक स्टैंजा यानी कि 2 इसमें स्टैंजा, एक 8 लाइन का स्टैंजा होगा और एक क्या होगा, 6 लाइन का स्टैंजा होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरह से कितने होते हैं, ये 14 लाइन होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, टोटल। अब देखते हैं राइम स्कीम की बात करेंगे, तो इसकी ABBA यानी अब्बा अब्बा, है ना, जिसे अरेबिक में फादर को बोलते हैं। CDE ये इसका जो है राइम स्कीम होगा फ्रेंड्स। ABBA CDE। ओके, मीटर की बात करेंगे तो ये क्या है, इसमें जो है इयाम्बिक पेंटामीटर की बात की गई है। ठीक है, इयाम्बिक पेंटामीटर में क्या होता है फ्रेंड्स, आप देखते हैं। ठीक है, इसका उल्टा होता है क्या, ट्रॉकी होता है। ठीक है,
इसका उल्टा ट्रॉकी होता है। एंड इसमें जो है एक चीज़ ये है कि एक वर्ड आया हुआ है, एक्चुअली ये तो है याम्बिक पेंटामीटर में, मगर इसमें एक वर्ड आता है लॉस्ट। लॉस्ट जो वर्ड है फ्रेंड्स, वो क्या करता है, इस याम्बिक पेंटामीटर के पैटर्न को ब्रेक करता है। ठीक है, वो एक ऐसा इकलौता वर्ड है जो क्या करता है, इसके पैटर्न को ब्रेक करता है, क्योंकि वो ट्रॉकी फॉर्म में लिखा गया, उस एक वर्ड को इन्होंने यूज किया है। ठीक है, अभी आपको देखते हैं उसमें। फिर देखते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं टाइटल। हाँ, ये मीटर हो गया आपका याम्बिक पेंटामीटर। टाइटल वॉज गिवन बाई टॉमस न्यूटन इन 1761। ठीक है, इसका जो टाइटल था ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये जो है किसने दिया, टॉमस न्यूटन ने दिया 1761। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपका, ये आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए अगर मिल्टन ने खुद लिखा होता, मिल्टन ने जब लिखा था तो उन्होंने इसको तो लिखा था व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, मतलब वो जो सोनेट का पहला लाइन है। अच्छा, होता क्या है इंग्लिश में, आप देखते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, इसमें सोनेट में देखते हैं बेसिकली जब जिसका टाइटल नहीं होता तो उसका पहला जो लाइन होता है वही उसका टाइटल मान लिया जाता है। तो जब इन्होंने लिखा, मिल्टन ने जब इस सोनेट को लिखा, तो उसका टाइटल उस टाइम वो था, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। एंड इसका जो नंबर था वो सोनेट नंबर 19 था। बट 1761 में, ठीक है ना, टॉमस न्यूटन जो थे उन्होंने इस सोनेट का नाम दिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने दूसरे पर्सन को कहा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आपका पॉइंट, कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है ये टाइटल नेम किसने दिया, तो टॉमस न्यूटन ने दिया। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। इसमें देखते हैं क्या याम्बिक पेंटामीटर में है अनस्ट्रेस होगा एंड स्ट्रेस होगा, लेकिन जो लॉस्ट वर्ड है वो क्या होगा, पहला स्ट्रेस होगा एंड अनस्ट्रेस होगा। तो इस तरह से वो याम्बिक पेंटामीटर के पॉइंट को ब्रेक करता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर देखते हैं एंड्रू मार्वल की बात करते हैं। ये कौन है, एंड्रू मार्वल। एंड्रू मार्वल वाज द एमिनुएंसिस। एमिनुएंसिस मीन्स क्या होता है, लिटरेरी हेल्पर, जो किसी साहित्यिक रचना के लिए किसी की हेल्प करता है। तो वो कौन थे, एंड्रू मार्वल थे। एंड्रू मार्वल एक मेटाफिजिकल, बहुत ही ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट हैं, जिन्होंने टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस वगैरह लिखा है। ठीक है, एंड्रू मार्वल वाज द फर्स्ट एमिनुएंसिस, ही वॉज लाइक द डिसिपल ऑफ जॉन मिल्टन। और ये कौन थे, ये इनके एक तरह से शिष्य भी थे। ठीक है, साहित्यिक शिष्य भी थे। कौन, एंड्रू मार्वल, स्टूडेंट थे, समझिए। ठीक है ना, एट द एज ऑफ 44 ईयर्स। ठीक है, मिल्टन की जो उम्र थी वो 44 साल की उम्र में क्या हुए थे वो, एट द एज ऑफ 44 ईयर्स मिल्टन बिकेम ब्लाइंड इन 1652। कब, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, 1651 में 44 साल की उम्र में मिल्टन क्या हो जाते हैं, वो अंधे हो जाते हैं। क्यों, ग्लूकोमा एक जो है डिजीज होती है। ठीक है, अच्छा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड्स। देखिए इसमें एक पॉइंट और है, इन 1651 1651 में, यानी जब ये अंधे हुए थे उससे एक साल पहले इनको डॉक्टर एडवाइज्ड एंड वार्न अबाउट हिज हेल्थ ग्लूकोमा। ठीक है ना, ये इल हेल्थ जो था, ये ग्लूकोमा की इनको बीमारी हो गई थी बहुत ज़्यादा पढ़ने की वजह से। ठीक है ना, आप इनको देखते हैं इनका जो है हॉर्टन पीरियड जो है, तो उसमें 6 साल तक ये बिल्कुल एक तरह से जैसे संन्यास ले लिए थे, है ना, दुनिया से, लोगों से, सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ कर लिया था पूरी तरह से। और 6 साल तक इन्होंने केवल स्टडी किया था, क्योंकि उस टाइम ऐसा माना जाता था भाई पोएट को बहुत ज़्यादा, है ना, लर्न होना चाहिए। तो ये जो है इनके पढ़ने की एक लस्ट थी, इनके पास नॉलेज की एक लस्ट थी, लस्ट ऑफ नॉलेज था। तो 6 साल तक ये बिल्कुल तपस्या करते रहे, पढ़ते रहे, और बहुत ज़्यादा पढ़ने की वजह से इनकी आंखों की बीमारी हो गई, और ये ग्लूकोमा की बीमारी की वजह से ये अंधे हो गए। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि उस डॉक्टर का नाम क्या था। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, देखिए क्या है। हाँ, एक चीज़ और, मिल्टन की जो पूरी ज़िंदगी थी वो 66 साल, इन्होंने, इनकी पूरी ज़िंदगी थी 66 ईयर। तो 66 ईयर जो है फ्रेंड्स, मिल्टन की पूरी लाइफ है। ठीक है ना, अब ये 66 ईयर्स में फ्रेंड, इसके पहले जब ये 44 साल तक आते हैं, तो 44 साल में इन्होंने कंसीडर क्या करते हैं कि ऐसा, जब ये अंधे हो जाते हैं तो कहते हैं कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंड अर हाफ माई डेज, यानी अर हाफ माई डेज, यानी उनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी क्या है, आधी है। 44 साल में उनको लगता है कि अभी आधी ज़िंदगी जी, अभी इसका मतलब नॉर्मली उनका मानना यह था कि 80 या 90 साल तक ज़िंदगी उनकी मिलेगी। लेकिन होता क्या है, वो 66 साल की उम्र में वो दुनिया से चले जाते हैं, यानी अधेड़ उम्र में, उस वक्त तक इंसान आते आते आधी उम्र का हो जाता है, उस समय आते आते ये अंधे हो गए थे। टॉमस यंग, एक पॉइंट आपका ये होता है फ्रेंड्स, टॉमस यंग को देखते हैं क्या है। टॉमस यंग वॉज द ट्यूटर ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के ट्यूटर जो थे वो कौन थे, टॉमस यंग थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लेंगे। एक टॉमस यंग दूसरे हैं, अमेरिकन क्रिटिक हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। मिल्टन वॉज द लास्ट ग्रेट लिबरल एंड मोस्ट एजुकेटेड
मोस्ट ब्रिलियंट पोएट ऑफ रेनेसा। रेनेसा पीरियड के बहुत ही ज़्यादा ये ब्रिलियंट, बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड और बहुत ही ज़्यादा लिबरल ये किस्म के ये पोएट थे फ्रेंड्स। ठीक है, इनको बिलिटेड एलिजाबेथन पोएट भी कहा जाता है, जैसे मिल्टन वाज बिलिटेड एलिजाबेथन पोएट। थीम्स की बात करेंगे, अब हम आते हैं पोएम के थीम्स पर। तो पोएम का जो थीम्स है फ्रेंड्स वो लैमेंट्स हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है ना, अपने अंधेपन पर वो क्या करते हैं, लैमेंट्स करते हैं। ये एक तरह से डिवोशनल सॉन्ग है फ्रेंड्स, रिलीजियस सॉन्ग है, रिलीजियस पोएम है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, फेथ एंड रिलेशनशिप विद गॉड इज मिल्टन सेंट्रल कंसर्न्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसका सेंट्रल कंसर्न क्या है फ्रेंड्स, यहाँ से पॉइंट आपका बनता है, क्वेश्चन आपके ऐसे ही यहीं से उठाएंगे पॉइंट्स, है ना। यहाँ से जो भी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके बारे में एक एक चीज़ जो एक्सप्लेन की जा रही है सबको आप नोट्स बनाते जाइएगा, या इसका पीडीएफ आपको उस पर ग्रुप पे मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो आप इसको पीडीएफ को भी आप निकाल सकते हैं और आप यहाँ से 1 लाइन क्वेश्चन आपके बनेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। फेथ एंड रिलेशनशिप, किसमें फेथ है, गॉड में, ईश्वर में, खुदा में जो अकीदा है इनका उसके बारे में, एंड रिलेशनशिप विद गॉड, रिलेशनशिप विद गॉड यानी गॉड के रिलेशनशिप के बारे में दिखाया गया है कि, है ना, उनके जो बंदों, खुदा के बंदों का और खुदा से क्या संबंध होना चाहिए, एक बंदा और मालिक का जो है ना, उसका संबंध होना चाहिए। ईश्वर से भक्त का कैसे होना चाहिए, एक आराध्य के रूप में होना चाहिए, है ना, भक्त के रूप में होना चाहिए उसका। तो ये इन्होंने दिखाया हुआ, मिल्टन सेंट्रल कंसर्न्स इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए ये इनका वर्क है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, जो कि 1629 में ये आई थी। ये ओरिजिनली पब्लिश्ड हुआ था, क्या ये लिखा गया था 1629 में, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1645, इज फर्स्ट मास्टरपीस ऑफ वर्क, ठीक है। अब देखते हैं मास्टरपीस तो इनका ये भी है, सोनेट नंबर 19 भी है, इनके मास्टरपीस ये भी है, लेकिन इनका जो ये ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी जो 1629 में उन्होंने लिखा था, ओरिजिनली पब्लिश किया हुआ था 1645 में, ये इनका पहला मास्टरपीस माना गया फ्रेंड्स, पहला मास्टरपीस ऑफ वर्क। तो इसे भी आप इसे भी आप नोट करेंगे। ये पब्लिश्ड कब हुआ था, इन पोएम्स इन मिस्टर जॉन मिल्टन, मिस्टर जॉन मिल्टन के नाम से इनकी जो है ना ये आई थी, ठीक है। इसी में जो है ये पब्लिश हुआ था, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ठीक है। इसे आप नोट करेंगे, मिस्टर जॉन मिल्टन, ये इनका इसी में पब्लिश हुआ था। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके टेक्स्ट की बात करते हैं। तो टेक्स्ट देखते हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये इसका नाम है, ठीक है, टाइटल नेम, जिसको किसने दिया था, टॉमस न्यूटन ने दिया था, एंड बाय जॉन मिल्टन, सोनेट नंबर 19 भी कहते हैं इसे। अब टेक्स्ट की बात करते हैं, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट एंड हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइल्ड, ठीक है फ्रेंड्स, ये हैं जॉन मिल्टन। क्या कहते हैं, जॉन मिल्टन को एक चीज़ और बता दें आपको, जॉन मिल्टन को लेडी ऑफ क्राइस्ट भी कहा जाता था। लेडी ऑफ क्राइस्ट क्यों कहा जाता था, उसके दो रीज़न है। पहला तो इनका जो फेयर जो कलर था, है ना, लॉन्ग हेयर, फेयर कलर, देखिए फेयर कलर एंड लॉन्ग हेयर, ठीक है ना, एंड इनकी जो वॉइस थी बिल्कुल कैसी थी, वो इनकी वॉइस सॉफ्ट वॉइस थी, लेडीज़ की जैसे, लड़की के जैसे लगते थे, तो इसलिए इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट, चूँकि क्राइस्ट कॉलेज पढ़ते थे और उस टाइम क्राइस्ट कॉलेज में ना फीमेल्स वर नॉट अलाउड, तो मेल ही जो उसमें पढ़ते थे, ठीक है, को एजुकेशन नहीं था वहाँ पे, तो इसलिए जो है इनको, अब चूँकि वो पूरे फ्रेंड सर्किल में ये कैसे लड़की की तरह दिखने वाले पहले इकलौते थे, तो इसलिए इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट भी कहा जाता था। दूसरा रीजन इसका ये है, आप नोट कर लेंगे, चूँकि मिल्टन की जो फैमिली बैकग्राउंड थी वो बहुत ही कैसी थी, वो डिवोशनल टाइप की थी, है ना, ईश्वर की भक्ति थी, और मिल्टन प्यूरिटन थे उस समय, आर्डेंट प्यूरिटन थे मिल्टन। तो एक तरह से ये इतना डेडिकेटेड थे भगवान के लिए, क्राइस्ट को लेकर के, अपने जीसस क्राइस्ट को लेकर के, इसलिए इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट भी लोग कहते थे। ये दूसरा पॉइंट है, शायद आपको ये नहीं पता होगा, इसे भी आप नोट करेंगे। अब देखते हैं ये पोयम पढ़ते हैं हम फ्रेंड्स यहाँ। तो व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंड, कब कहता है पोयम, यहाँ पे मिल्टन कहते हैं व्हेन मीन्स जब, आई कंसीडर, मेडिटेटेड यहाँ पे मूड है, ठीक है ना, मेडिटेटेड मूड है यहाँ पे। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, ठीक है, आई मीन्स मैं, कंसीडर मीन्स क्या होता है, थिंक, कंसीडर मीन थिंक, ठीक है ना, थिंक एंड कंसीडर, थिंक ये है, थिंक, थिंक। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ या जब मैं विचार करता हूँ कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली बात है फ्रेंड्स, देखिए ये जो पोयम है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर देखिए व्हेन दिया हुआ है, ठीक है, और इस पर दिया हुआ है एंड दिया हुआ है। इसको जरा आप नोटिस करिएगा,
इसमें वेन एंड में देखते हैं, वेन जो है क्या है, एक तरह से कंजक्शन है। कौन सा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है फ्रेंड्स। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये आपको थोड़ी ग्रामर की चीज़ हम बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे भी रीज़न है। अब ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में है, तो ये आपका क्या बन रहा है, आपका ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन हो रहा है ना, जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसी से तो बनते हैं। एंड जो है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये आपका जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इस पर आपने कभी विचार नहीं किया होगा, हालांकि इस पोएम को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, पढ़ाते भी होंगे कुछ लोग, लेकिन तो विचार नहीं किए होंगे ऐसा क्यों है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है फ्रेंड्स ये। अब इसको जो है, चूंकि ये जो पोएम है फ्रेंड्स, ये पढ़ने पर ऐसा लगता है कि क्या है, ये पैराग्राफ टाइप का ये पोएम है, ठीक है, पैराग्राफ टाइप। इस पर एक क्रिटिक है जिनका नाम है एम एच निकोलसन, ठीक है ना। एम एच निकोलसन ने क्या कहा है कि ये जो पोएम है फ्रेंड्स, सोनेट नंबर 19 यानी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये क्या है, ये एक वर्स पोएम है, वर्स पैराग्राफ है, सॉरी वर्स पैराग्राफ है। ठीक है, वर्स पैराग्राफ में ये लिखा गया है, तो ये इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा था, इसे आप नोट कर लेंगे। वन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, जब मैं सोचता हूँ, कवि कहता है कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरे आंखों की रोशनी कैसे चली गई, और हाफ माई डेज, कैसे, मेरे आधी उम्र में, यानी मेरे अल्प आयु काल में, मेरे आधी उम्र में ही मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। अभी अंधा हो चुका है तब की बात है ये, मतलब आप सोच ही सकते हैं कि ये पोएम कब लिखा गया। मैंने आपको बताया भी है, ये एक ऑटोग्राफ नोटबुक था, ट्रिनिटी है ना, मैन्युस्क्रिप्ट में आया था, जिसको इन्होंने कब लिखा था फ्रेंड्स, इसको माना जाता है, लिखने का मतलब इसमें कोई 1652 मानता है, कोई 1655 मानता है, लेकिन ये जो है ये पब्लिश हुआ था 1673 में, यानी ये अंधे हो चुके थे तब की बात है। तो अब यहाँ पे कंसीडर करते हैं, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, कभी कहता है कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरे आंखों की रोशनी, लाइट इज स्पेंड और हाफ माई डेज, यानी मेरे आधी उम्र में, कभी कहता है कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरे अल्प आयु काल में, यहाँ व्हेन आई कंसीडर, कभी कहता है कि जब मैं सोचता हूँ कि यहां से जोड़ देंगे इस वर्ड को, ठीक है ना, जब मैं सोचता हूं कि मेरे अर्ध आयु काल में, यानी मेरे आधे उम्र में ही, हाउ माई लाइट इज स्पेंड, अब यहां आ जाएंगे इस लाइन में, हाउ माई लाइट इज स्पेंड, मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। पहले इसको जोड़ेंगे आप, इस वाले क्लास को जोड़ेंगे और हाफ माई डेज को जोड़ेंगे। कभी कहता है कि जब मैं सोचता हूं कि मेरे अल्प आयु काल में, मेरे आधे उम्र में ही, हाउ माई लाइट इज स्पेंड, मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, ठीक है ना। इसको ये आपका पार्ट होगा, फिर ये पार्ट होगा, फिर इसको आप कनेक्ट करेंगे, इस तरह से आप इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधेरी दुनिया में, इस अंधेरी और विस्तृत दुनिया में, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कब कहता है कि जब मैं सोचता हूं कि इस विशाल एवं विस्तृत संसार में मेरे अर्ध आयु काल में ही मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, मेरी बीनाई कैसे चली गई, ठीक है, मेरे आंखों की रोशनी कैसी चली गई, यानी ये नाबीना हो चुका कैसे, तब। एंड दैट, और दैट मीन्स वो कौन सा है, वन टैलेंट, वो एक प्रतिभा, वो एक क्षमता, वो एक काबिलियत, वह एक योग्यता। कौन सी टैलेंट भाई, अब ये पोएट है तो जाहिर सी बात है इसकी, अब यहाँ देखिए टैलेंट में इसने जो है क्लियर नहीं किया है कि कौन सी टैलेंट, ठीक है, क्रिटिक्स का मानना है, इसलिए इसको क्लियर नहीं किया कौन सा टैलेंट। लेकिन आप मान सकते हैं कि जॉन मिल्टन क्या थे, एक पोएट थे, एक फिलोसफर थे, एक राइटर थे, तो इनकी जो टैलेंट थी क्या थी, वो पढ़ने लिखने की थी, ठीक है ना, पढ़ने की, रीडिंग की, राइटिंग की, ठीक है। तो एंड दैट वन टैलेंट, इसका मतलब जो पोएटिक क्रिएशन है, विच इज डेथ टू हाइड, जो क्या होती, किसी भी कोई कितना भी इंसान काबिल होता है, उसकी सारी काबिलियत, सारी उसकी है ना फिलॉसफी क्या हो जाती है, वो मौत के बाद खत्म हो जाती है। बिकॉज डेथ क्या होती है, पावरफुल, डेथ इज सुप्रीम पावर एंड डेथ कॉन्क्यूर्स ईच एंड एवरीथिंग, तो मौत तो सब कुछ जीत लेती है। और इनका कहना है कि ये जो मेरे अंदर प्रतिभा थी, जो मेरे अंदर काबिलियत थी, जो मेरी खुसूसियत थी, वो क्या थी, पोएटिक क्रिएशन की थी, काव्य रचना के लिए थी, और वो क्या होती, मौत के बाद ही समाप्त होती। वो मेरी काबिलियत क्या है, लॉज्ड, यहाँ पर क्या है, पड़ी हुई। देखिए लॉज्ड वर्ड जो है ये क्या है, ये फ्रेंड्स ये आपका इयाम्बिक पेंटामीटर वाला, ये जो हमने बताया आपको, इस पूरे पैटर्न को ये ब्रेक कर रहा है, क्योंकि ये लॉज्ड जो है क्या है, ये आपका फ्रेंड्स लॉज्ड जो है
स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस में है। लॉस्ट विथ मी यूजलेस, यही एक ऐसा वर्ड है इकलौता जो इयाम्बिक पेंटामीटर के पैटर्न को ये ब्रेक कर रहा है। लॉस्ट विथ मी, लॉस्ट का मतलब क्या है, ये पड़ा होना। लॉस्ट विथ मी मतलब मेरे अंदर वो पड़ी हुई है, कैसे, यूजलेस पड़ी हुई है, बेकार पड़ी हुई है, बेकाम की पड़ी हुई है, यानी उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, वो निरर्थक पड़ी हुई है। कौन सी प्रतिभा, वो काव्य रचना की। भाई ये इसके पास शब्द है, इसके पास विचार है, आइडियाज है, इमेजिनेशन है इसके पास, है ना, एंड इसकी इमेजिनेटिव पावर है, सब कुछ है, लफ्ज भी हैं, शब्द विन्यास, वाक्य विन्यास, सब इसके पास है, मगर वो लिखे तो कैसे लिखे, तो इसलिए वो क्या है, वो प्रतिभा इसके पास लॉस्ट में पड़ी हुई है, कैसी, बेकार पड़ी हुई है। तो हालांकि अब यहाँ पे क्या कहता है, माई सोल मोर बेंट, हालांकि मेरी जो आत्मा है, मेरी जो रूह है, यहाँ माई सोल मीन्स क्या है, इसकी आत्मा, यानी कि इसका अकीदा, इसका जो ईमान, इसका जो इसकी इच्छा, इसका एम्बिशन, दो माई सोल मोर बेंट, यहाँ सोल के लिए ना, यहाँ सोल एक तरह से सिंबॉलिक है, इसके अकीदे की बात कर रहा है, इसके डेडिकेशन की बात कर रहा है, इसके डिवोशन की बात कर रहा है, ठीक है, इसके ईमान की बात कर रहा है। दो माई सोल मोर बेंट, मोर बेंट का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ पर पूरी तरह से क्या है, समर्पित है। बेंट की मतलब, बेंट में झुकना, यानी कि क्या है, अपने ईश्वर के, है ना, अपने आराध्य के लिए क्या है, ये पूरी तरह से ये समर्पित है। माई सोल मोर बेंट यानी मेरी इच्छा, मेरी अंतरात्मा, मेरा अकीदा मेरे खुदा के लिए क्या है, पूरी तरह से समर्पित है। मोर बेंट किस लिए, टू सर्व माने खिदमत करने के लिए, सेवा करने के लिए, कैसे, देयर विथ कौन सा यहाँ पे है, यहाँ पर देयर विथ इस टैलेंट से जो है एसोसिएटेड है। देयर विथ मीन उससे, किससे, यानी कि अपने पोएटिक क्रिएशन से। यहाँ देयर विथ जो है किससे एसोसिएटेड है फ्रेंड्स, इस टैलेंट से एसोसिएटेड है। देयर विथ मीन्स अपने उस पोएटिक क्रिएशन से। हालांकि मेरी जो इच्छा है वो अपने उस पोएटिक क्रिएशन से माई मेकर माने अपने मालिक के, अपने स्वामी के लिए पूरी तरह से क्या है, डेडिकेटेड है। फिर से एक बार इसको देखते हैं। वन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंड और हाफ माई डेज इन द डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। कवि कहता है कि जब मैं सोचता हूं कि इस विस्तृत एवं अंधकारपूर्ण संसार में मेरी अल्पायु काल में ही मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, एंड दैट वन टैलेंट, और वो एक प्रतिभा, वो एक काबिलियत, वो एक खुसूसियत जो विच मीन्स जो इज डेथ टू हाइड, जो मौत के बाद खत्म होती, लॉस्ड विथ मी मेरे अंदर पड़ी हुई है, यूजलेस मेरे अंदर बेकार पड़ी हुई है वो काबिलियत। दो माई सोल मोर बेंट, हालांकि जो मेरी रूह है, मेरी आत्मा है, जो मेरी इच्छा है, जो मेरा ईमान है, मोर बेंट टू सर्व देयर विद, वो बहुत ज्यादा समर्पित है अपने उस प्रतिभा से जो काव्य रचना की प्रतिभा थी, माई मेकर, अपने स्वामी की। हालांकि मेरी अंतरात्मा मेरे मालिक के लिए, उसकी खिदमत करने के लिए अपने उस प्रतिभा से बहुत ज्यादा समर्पित है। लेकिन आगे कहता है एंड प्रेजेंट, आगे और फिर और ये भी मैं सोचता हूं कि एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और लेकिन अब कह रहा है ना कि लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं खिदमत कर नहीं पा रहा हूं, मैं अपने माबूद की खिदमत नहीं कर पा रहा हूं, मैं उसकी इबादत नहीं कर पा रहा हूं। ये कैसे, ये पोएट है तो इसकी इबादत कैसे करेगा जीसस क्राइस्ट की, ये पोएटिक क्रिएशन से करेगा, नज्म लिखेगा उसके शान में, है ना, ठीक है। माई प्रेजेंट ट्रू अकाउंट, अब यहाँ पर देखे भाई क्या है, यहाँ पर डूम्स डे के बाद यहाँ पर क्या है, जब प्रलय का दिन हो जाएगा, उसके बाद जब वो है ना, जब लेखा जोखा होगा, जब लेखा जोखा होगा ईश्वर के सामने, जब सब लोग खड़े होंगे, जब खुदा के सामने सब लोग क्या होंगे, हिसाब किताब। हर एक धर्म में यही चीज माना गया है कि मरने के बाद हर एक इंसान का क्या होता है, उसका लेखा जोखा होता है। यानी ट्रू अकाउंट का मतलब क्या है, ईश्वर जो है क़यामत के बाद लोगों को फिर से जिंदा करके उनसे सवाल जवाब करता है। ये जितने भी अब्राहमिक रिलीजन है सब मानते हैं, और मुझे लगता है कि इसके अलावा भी अब्राहमिक रिलीजन में क्या है भाई, क्रिश्चियनिटी है, जूडिज्म है एंड इस्लाम है, तो तीनों मानते हैं क्या है कि क़यामत होगा, दुनिया फना होगी, फिर इंसानों को फिर से जिंदा करके क्या किया जाएगा, ईश्वर के सामने, ईश्वर अपने सामने उन्हें खड़ा करेगा और उनसे हिसाब किताब करेगा। और बाकी धर्म में भी शायद ऐसे ही मानते होंगे। तो यहाँ क्या है, माई प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और जब जो है मैं डरता हूँ कि जब जो है प्रेजेंट ट्रू अकाउंट, यानी जब ईश्वर के सामने हम अपने उस क़यामत के दिन खड़े होंगे, तो कहीं ऐसा ना हो लिस्ट ही शुड रिटर्निंग चाइल्ड, लिस्ट ही शुड रिटर्निंग चाइल्ड, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे क्या करे, डांट दे। कि लिस्ट के साथ शुड लगता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ना, लिस्ट के साथ इन्होंने शुड को फॉलो नहीं किया, इसका एक ग्रामर का रूल है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लास्ट में डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक चीज़ और आपको बता दें, ये ट्रू अकाउंट का जो मतलब है फ्रेंड्स, इसको जो है एक पैरेबल है, पैरेबल ऑफ, है ना, बैग्स ऑफ गोल्ड, ठीक है। पैरेबल क्या है, पैरेबल मीन्स नीति कथा जिसे कहते हैं,
एलिगोरिकल फॉर्म में भी है, इसी मान सकते हैं इस पोयम को। इसीलिए इस पोयम को मैंने कहा, इस सोनेट को कहा ये पैराबल सोनेट है। उसमें क्या है, बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में एक रेफरेंस है मैथ्यू 25 का। ठीक है, यहाँ पे आगे स्टोरी बता दें, मैथ्यू 25। ठीक है फ्रेंड्स, मैथ्यू 25 ओल्ड टेस्टामेंट में है। ओल्ड टेस्टामेंट का सोर्स कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स? जेनेसिस से लिया गया। जेनेसिस क्या है? इंजील से जो है उसको लिया गया था। मतलब इंजील तो ओरिजिनल में अब नहीं है टेक्स्ट में, लेकिन उसी को उन्होंने माना है। मैथ्यू को इसमें ना क्या कहते हैं, इनको हिब्रू लैंग्वेज में मता कहते हैं ना, मता। ठीक है, और इनके ओल्ड टेस्टामेंट में भी वही चीज़ कहा गया, मता। तो ये मैथ्यू 25 में जो है एक पैरेबल है फ्रेंड्स। उसमें क्या है कि एक मालिक है, ठीक है, मालिक है। मालिक का मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये गॉस्पेल है ये, क्योंकि मैथ्यू के जो पैरेबल्स है वो छोटे छोटे जो है उसमें आर्टिकल छोटे छोटे स्टोरी के उसमें फॉर्म में है। तो वहाँ से एक जो कलेक्ट किया है इसने ओल्ड टेस्टामेंट के मैथ्यू जो है पैरेबल से। और उसकी स्टोरी क्या है कि एक गॉड भी मान सकते हैं या उसको मास्टर मान सकते हैं। ठीक है, तो उसकी टीम जो है उसके सर्वेंट होते हैं, इसे गॉड यहाँ मानेंगे स्टोरी में, गॉड या फिर मास्टर। अब इसके फ्रेंड्स तीन जो है सर्वेंट होते हैं। ठीक है, आराम से कॉपी पेन लेकर नोट करते जाएंगे। ये पोयम पढ़ने के बाद आपको कभी किसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक जो फर्स्ट जो सर्वेंट होता है, इन्होंने क्या किया, तीनों को एक सोने से भरा हुआ इनको बैग दे दिया। पहले वालों को क्या दिया इन्होंने, पहले वालों को इन्होंने जो है देते हैं ये 5 बैग देते हैं, 5 बैग आप गोल्ड। दूसरे वाले को 2 देते हैं, 2 झोला देते हैं, है ना, सोने से भरा हुआ। और तीसरे वाले लास्ट वाले को 1 देते हैं ये। तो ये जो पहला, जब इसके बाद दे देते हैं इनको कि आप लोग जाओ और इससे अपना, ठीक है, इसको यूज करो और उसका बेनिफिट ला के दो। तो ये क्या होता है ना, जो पहला वाला जिसके पास 5 होते हैं, ये 5 का ये डबल कर देता है ब्याज, मतलब जैसे भी करके ये फिर ये डबल करता है। और ये जो है 5 का 10 करता है ये, और ये 2 का 4 कर देता है। और ये जो होता है लास्ट वाला जो होता है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मिल्टन ने यहाँ से इस लास्ट वाले से खुद को एसोसिएट किया है। लास्ट वाले के पास 1 होता है, 1 ही झोला होता है सोने का। तो ये क्या करता है, ये सोचता है कि भाई मैं क्या करूँ, मेरे पास तो 1 ही है। तो क्या करता है, ये ज़मीन खोद करके उसमें ये गाड़ देता है। और बाद में जब टाइम पूरा होता है, तो जब ये पहुँचते हैं तो इन लोगों से जो है गॉड खुश होते हैं। मतलब मालिक जो है, गॉड ने यहाँ मालिक मास्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मास्टर जो है ये खुश होता है। ठीक है, एक्चुअली उसमें मैथ्यू 25 में केवल यहाँ पर मास्टर दिखाया गया है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है गॉड है, कुछ लोगों का मानना है कि बस ऐसे एक स्टोरी है। ठीक है, तो ये इन लोगों से ये जो मास्टर खुश होता है और तीसरे से पूछता है कि तुमने क्यों नहीं डबल किया, तुमने क्यों नहीं बेनिफिट दिया। तो कहता है कि अब अपना मतलब एक्सक्यूज देता है कि मेरे पास 1 ही था, तो मुझे लगा कि अगर 1 ही मैं दे दूंगा किसी को या यूज़ कर दूंगा तो फिर मेरे पास वो भी कहीं खो जाएगा या उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो मुझे आप डांटोगे। ठीक है, तो वहाँ से ये जो है ना, अब इसकी बात करते हैं क्या, अपने टैलेंट की बात कर रहे हैं कि जैसे मास्टर ने तीनों डिफरेंट अपने जो स्टूडेंट्स थे या जो उसके जो सर्वेंट थे, उसको उन्होंने सोने का जो है बैग दिया। यानी टैलेंट इज डिफर इन दिस वर्ल्ड, है ना, गिवन बाय गॉड। तो गॉड के द्वारा जो भी टैलेंट सबको डिफर किया जाता है, दिया गया है, तो उसी तरह से मुझे क्या दिया गया है, एक टैलेंट दिया गया है। वो क्या है, पोएटिक क्रिएशन की। अब कहीं ऐसा ना हो कि मैं उससे गॉड की जो है सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, तो कल को ऐसा ना हो कि जब वो क़यामत के दिन खुदा मुझे अपने सामने हाजिर करके और मुझसे पूछे कि तुमको दुनिया में मैंने भेजा तो तुमने कौन सी नेकी की, मेरे लिए तुमने क्या किया, या तुमने दुनिया में जाके तुम्हें इतनी सांसें दी, उस सांसों का एक हिसाब होगा, मेरे टैलेंट का हिसाब होगा, हर चीज़ की जो खुदा के द्वारा दी गई नेमत है, अपने नेमतों का जब वो मुझसे हिसाब लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। ठीक है, ये इसकी स्टोरी है। आई मेकर एंड प्रेजेंट मीन्स जब उसको हाजिर किया जाएगा, माई ट्रू अकाउंट यानी जब मेरा लेखा जोखा होगा, तो लिस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो ही रिटर्निंग चाइल्ड, मतलब वो बदले में मुझे क्या करे, रिवॉक करे, मुझे उसके बदले डांटे। मीन्स ही इज अफ्रेड ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। फिर आगे करता है, अब यहाँ पे देखिए रेटोरिक क्वेश्चन यहाँ पे करता है, सेंटेंस को थोड़ा सा है ना एम्फैटिक करने के लिए मिल्टन यहाँ पर रेटोरिक क्वेश्चन यूज करते हैं। क्या रेटोरिक सेंटेंस यूज करते हैं। डथ गॉड, डथ मीन्स आर्केइक इंग्लिश है डस। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये था लाइट था ना, लाइट भी जो है क्या आपका आर्केइक इंग्लिश है। लाइट को भी जो है सिसिटी कहते हैं, सिसिटी, CECITY, सिसिटी आर्केइक इंग्लिश में CECITY, सेसिटी। ठीक है ना, CECITY आर्केइक इंग्लिश में।
ऐसे यहाँ पर ना डज को क्या कहते थे भाई आर्किक इंग्लिश में? डथ कहते थे, ठीक है, DOTH, डथ मीन्स डज। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, डे लेबर है ना, कंपाउंड वर्ड डे लेबर लाइट डिनाइड। क्या ईश्वर, क्या खुदा गॉड एग्जैक्ट, एग्जैक्ट करने का मतलब क्या है भाई फ्रेंड्स? यहाँ डिमांड यानी क्लेम करना। एग्जैक्ट मीन क्या होता है? डिमांड करना, मांग करना, उम्मीद करना। डे लेबर माने दिवा, माने दिन का काम, दिवा काम, दिवा कार्य। लाइट डिनाइड, अब लाइट यहाँ पे देखिए लाइट का सिंबल बार बार आ रहा है ना, लाइट को जो है, लाइट का वर्ड जो है बार बार यूज किया है, ये सिंबॉलिक है। लाइट मीन्स यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कार्य है, यहाँ पर खिदमत है, यहाँ पर अंधापन भी है, ठीक है ना। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। क्या खुदा अंधे लोगों के साथ भी, लाइट डिनाइड मीन्स यहाँ पर अंधे लोग, तो लाइट डिनाइड मीन्स अंधे लोग, क्या खुदा अंधे लोगों से भी खिदमत की उम्मीद करता है? यानी दिन में, यानी वो काम जो दिन में किया जाते हैं। जैसे दिन में कौन सा काम होता है? पढ़ने लिखने का काम होता है, दिन में काम आदमी मेहनत करता है, मजदूरी करता है, हाँ, और कोई भी काम करता है दिन में, यानी जो काम दिन में पढ़ने, यहाँ पर बेसिकली क्या है? यहाँ पर पढ़ने लिखने की बात है। तो जो पढ़ने लिखने का काम, चूंकि लाइट तो ऐसा था नहीं भाई उस टाइम में जब मिल्टन लिख रहे थे, तो इस टाइप इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, ठीक है ना। तो या तो लाइट जो है दिन की थी, नेचुरल थी, या तो लोग दिया जलाते थे, कैंडल जलाते थे। तो कहना है कि क्या जो गॉड अंधे लोगों से भी वो काम लेने की उम्मीद करता है जो काम दिन में किए जाते हैं। आई फॉन्डली आस्क, मैंने क्या है? मैंने बेवकूफ़ी से पूछा, मैंने खुद से अपने आप से पूछा। अपने आप से पूछते हैं और तभी जो है देखिए इसको, हालांकि ये बात पता है, रेटोरिक में क्या होता है कि आप क्वेश्चन, वो क्वेश्चन किया जाता है जबकि उसका आंसर उसको पता होता है, लेकिन उसका बताता नहीं है वो। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन तभी मेरे धैर्य ने, यहाँ पर पेशेंस कौन है भाई? पेशेंस मीन्स यहाँ पे हिम्मत, यहाँ पे धैर्य की बात करें। देखिए उस टाइम में एक्चुअली रेनेसा पीरियड में एंड रेस्टोरेशन पीरियड में क्रिश्चियन आर्ट, यानी क्रिश्चियनिटी में ऐसा माना जाता था कि क्रिश्चियन आर्ट में इसको क्या एक तरह से वर्चू माना जाता था फ्रेंड्स, ठीक है ना। पेशेंस को क्या माना जाता? वर्चू, गुण, है ना, वर्चू। एंड ये जो सिंबलाइज किसको करता था? ये ह्यूमन बींग्स को, मानव को, मानव जात को। तो इसलिए यहाँ पर पेशेंस को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है। आई फॉन्डली आस्क, मैंने बेवकूफ़ी से अपने आप से ये पूछा कि क्या खुदा अंधे लोगों से भी वो काम करने की उम्मीद करता है, वो काम लेने की, वो खिदमत लेने की, वो इबादत करवाने की उम्मीद करता है जो इबादत दिन में की जाते हैं। आई फॉन्डली आस्क, मैंने बड़ी ही बेवकूफ़ी से पूछा। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरे धैर्य ने मुझे रोका। तो यहाँ धैर्य कौन रोका? इसके गुण ने रोका, इसकी इंसानियत ने रोका, ठीक है, इसकी खिदमत गिदारी ने रोका इसे, ठीक है। एंड देखिए एक चीज़ होता है क्या कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, वो चाहे आप किसी सोसाइटी के लिए, चाहे किसी इंसान के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फ्रेंड्स वो जो है ना ली जाती है हमेशा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन नॉट गिवन, एंड गॉड इज वॉचिंग इट एंड एवरीथिंग, दैट इधर यू आर डकिंग आउट फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बियर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईश्वर तो सब देखता है ना कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, जिम्मेदारियों को ले रहे हैं। जिम्मेदारियाँ ली जाती, जिम्मेदारी दी नहीं जाती हैं। जो लापरवाह इंसान होगा वो तो उसको सारा जिम्मेदारी दे दोगे, वो कुछ नहीं करेगा। भाई आप हैं, कोई हम हो, जिसकी जो जिम्मेदारी है, आपका जिम्मेदारी है कि आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप अपने आप से पूछे कि आपने कितना किया आज एक दिन में। ये चीज़ें होनी चाहिए। दैट मर्मर, यहाँ देखिए कुछ इमेज बताया हुआ हूँ, इसके लिए मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे क्या है। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, तभी जो होता है क्या? मर्मर, मर्मर मीन्स होता है बड़बड़ाहट, ठीक है ना, बड़बड़ाहट, यानी अब अपने आप से ये मरमर कर रहा है, बड़बड़ा रहा है, सवाल कर रहा है कि क्या ईश्वर जो है अंधे लोगों से भी खिदमत कराने की उम्मीद रखता है? लेकिन कहा नहीं। दैट मरमर सुन, तभी वो भी जो सवाल जवाब कर रहा है ना, अभी वो जो है एक तरह से इंटीरियर मोनोलॉग चल रहा है इसके दिमाग, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके माइंड में। तभी तुरंत इसके जो है बड़बड़ाहट ने इसे जवाब दिया। सून रिप्लाइज मतलब जवाब देता है, नहीं, गॉड डथ नॉट नीड, ईश्वर खुदा को किसी की जरूरत नहीं है, खुदा किसी का मोहताज नहीं है भाई। गॉड डथ नॉट नीड, अल्लाह को, खुदा को किसी की जरूरत नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं है। इधर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, ठीक है, खुदा किसी का मोहताज नहीं है। इधर मैन्स वर्क का वहाँ यहाँ पर मतलब क्या है? इंसान की खिदमत की, यानी आप जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, या हम नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, या चर्च जा रहे हैं, तो अगर हम अपने उस ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं, तो खुदा इसका मोहताज नहीं है भाई। वो तो आपका मोहताज, वो तो आपका मालिक है, उसने आपको सब कुछ दिया है ना, उसने आपको पैदा किया, आपको दुनिया में भेजा,
इंसान जो है वो खुदा की दी हुई नेमतों को नहीं गिन सकता है, उसकी रहमतों को कहाँ तक गिनेगा। नेमतें जैसे हैं ये तमाम चीज़ें, आँख नाक, यानी हमारे शरीर में जो कुछ दिया, हमें खाने के लिए दिया, हमें हवा दिया, ऑक्सीजन दिया, सब कुछ दिया, है ना। और हमारे लिए जो है धरती दिया, आसमान दिया, सूरज चांद। अभी एक नेमत इंसान से छीन ली जाए तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि एक नेमतों में से आंखों की रोशनी भी है। आंखों की रोशनी अगर छीन ली जाए तो इंसान का देखिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगा। तो इंसान जो है खुदा की, अल्लाह की रहमतों को, रहमतों तो दूर की बात है, उसकी नेमतों को नहीं गिन सकता, कितनी नेमतें खुदा ने दिया है। और इसलिए कह रहा है गॉड डथ नॉट नीड इधर मैंस वर्क, यानी खुदा जो है इंसान की किसी खिदमत का मोहताज नहीं होता है। आर हिज ओन गिफ्ट्स। अब यहाँ पर गिफ्ट्स की बात क्या कर रहा है, यहाँ पे वर्क का मतलब क्या है ना, उसकी सेवा, यानी कि उसकी इबादत, उसकी पूजा। खुदा पूजा कराने का मोहताज नहीं है। और ना ही ओन गिफ्ट्स, यानी जो उसकी नेमतें, यानी अल्लाह ने, खुदा ने जो हमें नेमतें दी हैं, जैसे हमें आँख दिया, कान दिया, नाक दिया, पूरा शरीर दिया, है ना। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी बिना सॉफ्टवेयर के चल रही है, ठीक है। तो ये सब नेमतें हैं, पानी है, हवा है, सब कुछ दिया है गिफ्ट। तो इस गिफ्ट के बदले वो आपसे कुछ उम्मीद नहीं करता है, बल्कि हम लालची होते हैं, हम उम्मीद करते हैं। हम अगर लड्डू चढ़ाते हैं, हम अगर प्रसाद बांटते हैं, हम अगर हम जो है नमाज पढ़ते हैं, अगर हम कुछ भी करते हैं, तो हमारा एक होता है ना कि हम भाई चलो हमें क्या मिलेगा, जन्नत मिलेगा, हमें स्वर्ग मिलेगा। ये चीज़ें गलत है। आप सेवा करिए ईश्वर की, आप खिदमत करिए किसी भी धर्म के हो, लेकिन आप ये ना उम्मीद करिए कि हम, मतलब आप ये, हाँ खुदा से आप मांगिए क्योंकि वो आपका मालिक है, आप मांगिए, लेकिन अब ये नहीं कि ये भगवान या ये मुझे आप ये चीज़ दे दिए तो मैं आपको ये चीज़ चढ़ावा करूंगा, नहीं, वो आपका मोहताज थोड़ी है। आगे कहते हैं हु बेस्ट बियर, हु बेस्ट बियर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आपको मैं बता दूं, ये पूरा जो सॉनेट है इसमें वोल्टा जो शुरू होता है फ्रेंड्स, पोयम के 10th लाइन में शुरू होता है, 10th लाइन में, ठीक है ना। हालांकि जहाँ पर वोल्टा जो होता है वो 8वीं से 9वीं में होता है पेट्रार्कन में, लेकिन यहाँ एक पहला ऐसा इकलौता इनका सोनेट है जो ये 10th लाइन के बीच में ये वोल्टा शुरू होता है, ठीक है। तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, ठीक है। कौन लोग, हु मीन्स वो लोग, वो इंसान या वो मानव या वो, है ना, भक्त कह सकते हैं यहाँ पर, बंदा कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हु बेस्ट बियर, वो भक्त, वो भक्तों की बात कर रहा है, वो भक्त, हु बेस्ट बियर्स। अब यहाँ पे देखिए बेस्ट बियर्स माने, बियर माने सहते हैं, हिज माइल्ड योग, ठीक है ना। योग क्या है भाई, यहाँ पे देखिए माइल्ड योग थोड़ी होता है, ठीक है ना। गॉड योग करता है ना, गॉड जो योग करता है, माइल्ड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस को इन्होंने बदल दिया है फ्रेंड्स, माइल्ड योग को, है ना। अब यहाँ माइल्ड बियर्स माइल्ड योग, ये पूरा ना यहाँ से लेंगे, बेस्ट बियर्स माइल्ड योग, ये पूरा आपका मेटाफर में है, मेटाफोरिकल वर्ड है ये, मतलब लाइन है ये, ठीक है। एंड माइल्ड योग जो है ये आपका हाइपोलॉजी में है, ट्रांसफर एपी थर्ड में इसको यूज किया गया है सेंटेंस को, ठीक है ना। थोड़ा सा अब देखते हैं, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग दे सर्व हिम बेस्ट। अब ये योग जो होता है फ्रेंड्स क्या होता है, एक योग का मतलब होता है ये अंडे की जर्दी, ये पीला वाला पार्ट, इसलिए मैंने यहाँ पर इमेज लगा दिया, ये पीला वाला जो पार्ट है फ्रेंड्स, एक इसको योग कहते हैं। तो ये आपका ये नाउन हो गया, ठीक है। ये आपका ये है, सबने देखा होगा, ये है क्या, नाउन है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है नाउन। मगर यहाँ ये क्या है, ये नाउन नहीं, ये वर्ब। क्यों, इस योग का मतलब ये क्या होता है, ये जिसे कहते हैं जुआ। ये जैसे जानवर होते हैं, जैसे है ना, ऑक्स होते हैं, बैल हैं, या फिर जो हॉर्स घोड़े होते हैं, या कैमल होते हैं, तो जब उनको चलाना होता है ना डबल पेयर में, तो उसके क्या करते हैं, एक को दूसरे से जोड़ने के लिए इस तरह से जो लकड़ी का वुडन होता है ये, इसको जो है दोनों के गले में डाल देते हैं, और वो क्या होता है, उससे बर्डन पड़ता है उनका, ये है ना, इस पर ये जो पार्ट है, ये लकड़ी का ये मोटा सा जो पार्ट है, ये उन पर जो है, अब इस पर पूरा वो लोड होता है, जैसे बैलगाड़ी होती है, कार्ट होता है, या उसका हॉर्स का होता है, तो पूरा लोड उनकी गर्दन पर होता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर है ना, ये ऑक्स है, यहाँ पर देखिए, इस पर लोड पूरा पड़ा हुआ है, और यहाँ पर दोनों को एक से जोड़ा गया है, मतलब एक साथ दोनों चलेंगे, ठीक है। और जो उसका जो कंट्रोल करने के लिए इसको जो है किया है, एक साथ चले भी, और कंट्रोल जो मालिक होता है वो कंट्रोल करता है उसको, ठीक है, उसी से। तो इस तरह से गॉड क्या है, एक तरह से कंट्रोलर, हमारा मालिक है, और उसने हमें चलाने के लिए क्या कर दिया है, हम पर एक यॉक दिया है, यॉक यही चीज़, ताकि वो हम पर, अब हम किस दिशा में चल रहे हैं वो हमें चला रहा है,
ठीक है, अब हम क्या उस सब्र कर पा रहे हैं, क्या हमारे अंदर सब्र है या नहीं है, क्या हम घबरा जा रहे हैं, हम नर्वस हो जा रहे हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, या हम जो है उसकी खिदमत करना छोड़ देते हैं, ये हम पर डिसाइड करता है। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे पोएट मिल्टन कहना चाहते हैं कि हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग। यहाँ पर योग क्या है फ्रेंड, यहाँ पर योग वर्ब है ना, बियर हिज माइल्ड योग। ठीक, यहाँ पर जो लोग क्या करते हैं, जो लोग ईश्वर के द्वारा दिए गए उस योग को अच्छे से सहते हैं, यानी क्या करते हैं, वो घबराते नहीं हैं, वो नर्वस नहीं होते हैं, वो परेशान नहीं होते हैं, वो जो भी हमारे ज़िंदगी में जो भी हमारे जैसे भी हमारी मुसीबत आती है, जो भी हमारे हालात होते हैं, उस हालात में कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी जो हम गॉड की खिदमत करते हैं, हम जो है जैसे सपोज करिए कि आपके पास 2 लोग हैं, किसी के पास जो है 100 सिक्के हैं और किसी के पास जो है 1-2 ही सिक्का है, और कोई तीसरा पर्सन आ गया अगर कोई उससे मदद की उम्मीद लेने के लिए, या आप सपोज करिए कि आप 2 लोग 3 लोग हैं, खाना खा रहे हैं, कोई अगर भिखारी पहुंच गया मांगने के लिए और किसी के पास पूरी थाल सजी हुई है, किसी के पास सूखी रोटी है, थाल वाले ने अगर 2-3 थाल है उसमें से एक खिला दिया और एक सूखी रोटी खाने वाला इंसान अगर उसमें से आधा खिला दिया, तो उससे ज़्यादा नेकियां उसके पास है, उससे ज़्यादा डेडिकेशन उसका है। 100 सिक्के किसी के पास है, किसी के पास 5 सिक्के हैं, 100 सिक्के वाले ने 50 सिक्के दे दिए, 5 सिक्के वाले ने या 2 सिक्के वाले ने अपने उसमें से 1 सिक्का दे दिया और थोड़ा सा अपने पास रखा, तो वो ज़्यादा बेहतर सेवा कर रहा है, यानी वो ज़्यादा डेडिकेटेड है गॉड के लिए। ठीक है, यानी आप गुर्बत में भी, गरीबी में भी, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी, बैड सिचुएशन में भी आप किस तरह से अपने अकीदे को कायम रखते हैं, अपने गॉड के प्रति अपने डेडिकेशन को, अपने डिवोशन को किस तरह से कायम रख करके उसकी खिदमत कर रहे हैं, ये मायने रखता है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं मिल्टन, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, जो लोग अपने, है ना, उस माइल्ड योग को बियर करते हैं अच्छी तरीके से, अपने उस कष्टों को जो झेलते हैं, यहाँ योग का मतलब कष्ट समझे आप भैया, यहाँ बैल पर देखिए कष्ट है ना, तो यहाँ योग का मतलब कष्ट, जो लोग अपने उस कष्टों को झेलते हैं अच्छे तरीके से झेल करके भी ईश्वर की सेवा करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, केवल वही लोग अच्छे तरह के अल्लाह की, खुदा की इबादत कर सकते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट। ठीक है, जो लोग कष्टों को झेलते हुए भी खुदा की सेवा करते हैं, वही सच्चे भाव में, सच्ची निष्ठा के साथ जो सेवा करते हैं, वही लोग उसकी अच्छे भक्त होते हैं। क्योंकि हिज स्टेट इज किंगली, क्योंकि उसका जो स्टेट है, यानी उसका जो किंगडम है, वो क्या है, किंगली, राजसी है, मीन्स ही इज द किंग ऑफ किंग्स, वो राजाओं का राजा है, तमाम जो है, तमाम मखलूकों का, तमाम कायनात का मालिक है। हिज स्टेट इज किंगली, ठीक है, तमाम सल्तनत का मालिक है, हिज स्टेट इज किंगली एंड थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, और उसके एक आदेश पर, थाउजेंड्स मीन हजारों हजार, है ना, यहाँ पर एंजल्स की बात कर रहा है, फरिश्तों की बात कर रहा है, देवताओं की बात करता है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग का मतलब क्या होता है, आदेश, बिडिंग स्पीड मीन्स होता है, स्पीड मीन्स तेजी से। अब यहाँ बिडिंग स्पीड पूरे तरह से आप इसको बना लेंगे, इसको फ्रेज को, है ना, तो क्या कहेंगे यहाँ पर, हिज स्टेट इज किंगली, उसका जो किंगडम है, उसका जो राज्य है, वो राजाओं से भी बढ़कर है। एंड थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड, और हजारों हजार सेवक क्या करते हैं, एक आदेश पर उसकी खिदमत के लिए, उसकी सेवा के लिए हाजिर हो जाते हैं, यानी विदाउट एनी रेस्ट थाउजेंड्स ऑफ द एंजल्स बिडिंग स्पीड्स फॉलो हिज बीट्स। ठीक है, पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और वो क्या करते हैं, पोस्ट ओवर लैंड, भाग जाते हैं, उसके खिदमत में हाजिर हो जाते हैं, पोस्ट ओवर लैंड, खिदमत में हाजिर हो जाते हैं, भाग जाते हैं कहाँ, टू ट्रैवल क्विकली, तेजी से भागते हैं, पोस्ट ओवर लैंड का मतलब टू ट्रैवल क्विकली, एंड लैंड एंड ओशन, कहाँ पर, धरती पर, एंड ओशन, ओशन मीन्स सागर पर, इसको बहुत लोग ओशियन बोलते हैं, ये ओशन है। ठीक है, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, और ट्रैवल क्विकली, रन क्विकली, कहाँ भागते हैं वो हजारों हजार जो है फरिश्ते, लैंड पर एंड ओशन पर भागते हैं, विदाउट एनी रेस्ट, विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, यानी उसके एक आदेश, कहते हैं ना। अब यहाँ पर मिल्टन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, ये कई बार पूछा गया है। हिज स्टेट इज किंगली, उसका राज्य तो राजाओं से भी बढ़कर, राजाओं से भी, यानी वो तमाम सल्तनत का मालिक है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और हजारों हजार जो फरिश्ते हैं, अनगिनत फरिश्ते हैं, उसकी एक आदेश पर वो बिना किसी आराम के, बिना किसी रेस्ट के जमीन पर और सागर पर, यानी तमाम कायनात पर वो उसकी खिदमत के लिए हाजिर हो जाते हैं। उसके पास तो न जाने कितने जो है फरिश्तों को बना रखा है खुदा ने अपनी खिदमत के लिए, अपनी जो है इबादत के लिए। हम तो एक अदना से इंसान है, हमारी क्या औकात उसके सामने, फरिश्तों के सामने। दे आल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, और इस तरह देखा जाए तो क्या कहते हैं मिल्टन, दे आल्सो सर्व, यहाँ पर वो लोग ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट,
केवल वही लोग सच्चे अर्थों में खुदा की इबादत करते हैं, सेवा करते हैं, वो लोग जो हुमिस जो ओनली स्टैंड, जो केवल क्या होते हैं, खड़े होते हैं, एंड वेट, और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। यानी जैसे ये बैल है बेचारा चल रहा है कि हमारी बारी कब आएगी, हम कब पहुंचेंगे मालिक तक, या कब अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। इसी तरह से वही लोग केवल सच्चे अर्थों में ईश्वर की, खुदा की इबादत करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, जो कष्टों को झेलते हुए, विषम परिस्थितियों को झेलते हुए भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं और सच्ची निष्ठा के साथ उसकी इबादत करते हैं। तो इस तरह से देखते हैं, ये बहुत अच्छी पोयम थी और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोयम है। अब इसमें देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं लिटरेरी डिवाइस इसमें क्या क्या यूज किया गया है। तो जैसे है, वन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड और हाफ माई डेज इन द डार्क वर्ल्ड एंड वाइट। इसमें फ्रेंड लाइन नंबर 1 में इंजॉयमेंट यूज किया गया है। ठीक है, सेंटेंस कैसे है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है देखिए फ्रेंड्स में क्या दिया गया है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दिया गया है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अभी मैंने आपको बताया है कि इसको जो है वर्स पैराग्राफ कहा गया है, एम.एच. निकोलसन ने कहा था। ठीक है, तो फिर देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका पर्सोनिफिकेशन देखे क्या है, आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट। ठीक है, यहाँ पर पेशेंस जो है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, पर्सोनिफाई किया गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया रेनेसां एंड रेस्टोरेशन एरा में पेशेंस को क्रिश्चियन आर्ट में क्या माना जाता था, वर्च्यू माना जाता था। इसको एसोसिएट किया जाता किससे, मैन से। तो ये आपका पर्सोनिफिकेशन हो गया। देखते हैं नेक्स्ट, काइसुरा कहाँ पे, यानी सिजुरा कहाँ पर है, लॉस्ट विथ मी यूजलेस। ये आपका जो है यहाँ पे क्या है, सिजुरा है। लॉस्ट विथ मी यूजलेस, कॉमा है, दो माई सोल मोर बेंट। ठीक है, मेरे अंदर बेकार पड़ी हुई है, हालांकि मेरी जो इच्छा है, मेरी आत्मा, मेरी रूह है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, उसकी सेवा के लिए, ठीक है, हाँ, इच्छित है, ऐसे कर सकते हैं। रेटोरिक क्वेश्चन की बात करते हैं, कहाँ है, डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या आपका रेटोरिक क्वेश्चन हो गया। इसको एरोटिसिस भी कह सकते हैं, इसको इंट्रोगेशन भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। ये आपका लाइन नंबर 7 में है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं माइल्ड योग। ये है ना, माइल्ड योग जो है ये माइल्ड योग, ये योग माइल्ड, योग माइल्ड यानी कि गॉड माइल्ड करता है ना। ठीक है, माइल्ड कहाँ योग होता है ना। तो ये आपका जो है हाइपोलॉजी में है, ट्रांसफर एपिथेट में भी है। एपिग्राम की बात करते हैं, देखिए इसमें फ्रेंड्स, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये आपका एपिग्राम है, एंटीथेटिकल आइडियाज है। और अगर ये एंटीथेटिकल आइडियाज है तो फ्रेंड्स ये आपका पैराडॉक्स भी हो सकता है। ठीक है, एक लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर ये भी बन सकता है, ये पैराडॉक्स। फिर देखते हैं हाइपरबोल है फ्रेंड्स, हिज इज किंगली, हिज स्टेट इज किंगली थाउजेंड्स एंड हिज बीटिंग स्पेट्स। ठीक है ना, यहाँ पर ये हाइपरबोल में यहाँ पे यूज किया। ठीक है, लाइन नंबर 12 में एल्यूजन की बात करते हैं, तो इसमें फ्रेंड्स जो एल्यूजन मैंने आपको बताया मैथ्यू 25 का, मैथ्यू 25 जो कि बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट से लिया गया है, एल्यूजन है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइट। ये आपका लाइन जो लाइन नंबर 3 में ना, टैलेंट जो बात की गई है कहाँ से, मैथ्यू 25 के उस पैरेबल ऑफ बैग ऑफ गोल्ड की बात की गई है, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, इसी को जो है इसको क्या कहा गया, पैरेबल सोनेट भी कहा गया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें अल्ट्रेशन कहाँ कहाँ है, जैसे डेज है, डार्क है, लाइन नंबर 2 में है, वर्ल्ड एंड वाइड है, लाइन नंबर 2 में है ना। दो मुख्तलिफ वर्ड के जो है की शुरुआत जो है ना, सेम जो लेटर है उससे हो रहा है, सेम हरूफ से हो रहा है। फिर लाइन नंबर 4 में देखते हैं मी माई एंड मोर। ठीक है, एम से हो रहा है, माई मेकर। ये आपका लाइन नंबर 5 में एलिट्रेशन है। कॉन्सोनेंट्स की फ्रेंड बात करते हैं तो लाइट, स्पेंट, है ना। अब आप देखते हैं कॉन्सोनेंट देखते हैं। ठीक है, वर्ल्ड एंड वाइड, ये आपका लाइन नंबर 2 में कॉन्सोनेंट साउंड है, वर्ल्ड साउंड नहीं, ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। दैट टैलेंट, ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड इसमें दे रहा है। फिर देखते हैं मेटाफर की बात करते हैं, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट, यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें लाइट इज स्पेंट, ये आपका मेटाफोरिकल लाइन है। यहाँ पे बियर इज माइल्ड योग दिस सर्फ, यहाँ पे भी आपको फ्रेंड्स में भी आपका ये है मेटाफर यूज किया गया है, लाइन नंबर 11। फिर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, एजोनेंस की बात करते हैं, तो एजोनेंस क्या है, देखिए आपका वॉल साउंड दे रहा है, व्हेन स्पेंट। ठीक है ना, ये आपका वॉबल यहाँ मिल रहा है, वॉल्स। हाफ डार्क लाइन नंबर 2 में, इन दिस लाइन नंबर 2 में,
एंड दैट लाइन नंबर 3 में, विच इज़ लाइन नंबर 3 में। आपको अगर लिटरेरी डिवाइस को अच्छे से पढ़ना है तो आप हमारे उस प्लेलिस्ट में जा करके विलियम शेक्सपियर के जितने भी सोनेट मैंने पढ़ा रखे हैं, फ्री में है वो, आप वहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको सारा को लिटरेरी डिवाइस समझ में आ जाएगा सब कुछ अच्छे से। और आपको फिर एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, ऑल को सेलेक्ट करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल को सेलेक्ट करें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका ये जो प्रयास होता है, अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा नहीं लगना है आपका, मुझे पता है, बस थोड़ा सा प्रयास, लेकिन कुछ लोग नहीं भी करते हैं, तो आप ये सोचिए कि अपनी ईमानदारी से, निष्ठा से, इस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप ज़रूर आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें इसे दोस्तों में, क्योंकि इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि हम भी मोटिवेट होते हैं, है ना। आप नहीं करेंगे तो हम भी डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इस तरह से जब आप करते हैं हमें भी कुछ आउटपुट मिलता है, हमारा हौसला बढ़ता है, तब हम आपको फ्री में देते हैं सब सारी चीज़ें। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने आप से खुद पूछें कि क्या अगर आपको कोई चीज़ें दी जा रही हैं तो आप उसके लिए जो है, उसके लिए देखिए मिल्टन ने यहाँ पर कितना डेडिकेशन दिखाया गॉड के लिए। मिल्टन तो ये कह रहे हैं ना, वो पछता रहे हैं कि जो मुझे चीज़ें मिल रही हैं उसके बदले में मैं क्या दे रहा हूँ। तो कम से कम आप लोग भी भाई इंसान हैं, तो कम से कम इतना तो सोचिए, एक बार अपने अंतरात्मा से सोच के देखिए कि आपको अगर टीम के द्वारा कुछ चीज़ें दी जा रही हैं, जैसे टेलीग्राम पर फ्री आपको जो है आपको PDF मिल रहा है, फ्री में आपको जो है क्विजेस मिल रहे हैं, सब कुछ सारा कंटेंट मिल रहा है आपको, वीडियो पे यूट्यूब की लाइव क्लासेस मिल रही हैं आपको जो है रिकॉर्डेड भी क्लासेस मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है। तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। दुनिया में इंसान को हमेशा नहीं रहना है, दुनिया से जाना भी है, तो खुदा तो पूछेगा ना कि आपने दुनिया के लिए क्या किया, लोगों के लिए क्या किया। हमने आपको टाइम दिया, हमने आपको एनर्जी दिया, हमने आपको नॉलेज दिया, सब कुछ दिया, आपने क्या किया। तो एक तरह से ये भी जो है गॉड की खिदमत है कि इंसानों की जो है ना सेवा करना, लोगों को जो है उसके बदले उसकी अदायगी करना, ठीक है ना। और क्या करना, ठीक है, किसी को कोऑपरेट करना, किसी के लिए कुछ करना। तो हम ये नहीं कहते कि हमारे लिए आप कुछ करें, अगर आप हो सके तो करिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। जिसको नहीं करना वो तो नहीं करता है। और फ्रेंड्स ये जो है, अगर आप मेरे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर 8115590317 पर 5 to 6 PM फ्रेंड्स, 5 to 6 PM आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैसेज आप कभी भी कर सकते हैं, वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज करेंगे। इसका जो चार्ज फ्रेंड्स, ये हमने जो है अभी लास्ट मंथ से शुरू किया है TGT PGT के लिए, UP TGT PGT के लिए एक न्यूनतम शुल्क है। आपको क्रैश कोर्स में सब कुछ कंप्लीट सारा टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, आपको टॉपिक वाइज दिया जा रहा है, आपको एक एक प्लेस का, एक एक वर्ड्स का टॉपिक वाइज, ग्रामर, लिटरेचर, आपका जो वोकैबुलरी, सब कुछ टॉपिक वाइज दिया जाता है। एंड आपका जो है इसमें मैराथन भी होता है, मिक्स्ड भी क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन जो आपको टेस्ट सीरीज दिए जाते हैं, जिसमें कि आपको OMR पे आपको प्रैक्टिस करने होते हैं, वो आयोग के क्वेश्चन पेपर पर पूरा पैट उसी पर बेस्ड होता है, 125 क्वेश्चन का फ्रेंड्स। उसमें आपको सब कुछ फिल करना होगा, रोल नंबर, सेंटर कोड, सब कुछ इस तरह से। यानी आपकी प्रैक्टिस मैं ऐसे करवाता हूँ कि ताकि आप एग्जाम के पहले एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके वो आप पर ना हो एग्जाम में। आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं एग्जाम टाइम में कि आप एग्जाम दे रहे हैं, बिल्कुल लगेगा आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो प्रैक्टिस होती है फ्रेंड्स, उसका लाइव आके आपको एक एक क्वेश्चन का, हर एक ऑप्शन का पूरा ऑपरेशन करते हैं, हर एक डिटेल में आपको जो है सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको, बहुत सी चीज़ें मिल रही है इसमें पेड बैच में फ्रेंड्स। उसमें लाइव मिल रहा है आपको टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिल रहा है, लाइव क्लासेस मिल रही है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है आपको, एंड आपको जो है डाउट डिस्कशन भी मिल रहा है, सब कुछ है उसमें। और इसकी वैलिडिटी जो फ्रेंड्स है वो क्या है, वो आपका टिल एग्जाम है। टिल एग्जाम आपकी इसकी वैलिडिटी है। आपका एग्जाम चाहे 2 महीने में हो, चाहे 4 महीने में, 6 महीने में हो, या आपका जो है 1 साल में हो, तो आपको दोबारा कोई पैसा, फीस कोई नहीं देना है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत है, आप फाइनेंशियली आप पुअर हैं, वीक हैं अगर आप, तो आप मेरे इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प होगी फ्रेंड्स। ओके, तो प्रोसेस ये है आपको यहाँ पे QR पे करके स्लिप भेज देनी है। ये हमारे बिहार में सिलेक्टेड जो हमारे योद्धा हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर। अब ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल।